आज हम लोग बात करेंगे भारत और भारत के सटे हुए पड़ोसी देश के। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो हम याद रखेंगे भारत के जो पड़ोसी है, पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश की सूची में 9 देश शामिल हैं। अब वो कौन कौन है हम याद करेंगे और इसको देखेंगे विथ राजधानी के साथ। यानी इस देश, हमारे देश के पड़ोसी में कौन सा देश है चारों तरफ से और इसका राजधानी कहाँ कहाँ है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप समूह जिसका नाम है मालदीव। इसका नाम क्या है? मालदीव। मालदीव समूह है। इसकी राजधानी जो बनाया गया है, राजधानी बनाया गया है माले को, राजधानी माले को बनाया गया है। मालदीव के समूह को माले इसकी राजधानी है। इसके बाद अगला देश आता है तो पड़ोसी देश श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। आई के बाद पड़ोसी देश में आ जाता है पाकिस्तान। पड़ोसी देश हमारा है, इसका नाम क्या है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी, इस्लामाबाद। इसके बाद जो आता है देश, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। और इसका राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। इसके बाद आ जाता है, इसको हम फादर ऑफ कोरोना कहते हैं। फादर ऑफ कोरोना यानी इसे हम चीन कहते हैं, चीन। और इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। और इसके बाद पड़ोसी मुल्क छोटा जिसको हम नेपाल कहते हैं, नेपाल। इसकी राजधानी काठमांडू है। काठमांडू हम ऊपर ले लेते हैं, यहाँ काठमांडू है। और ये वाला राजधानी जो है देश है, इसका नाम है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान। यहाँ पर जो देश बसा हुआ है इसका नाम है बांग्लादेश। इसकी राजधानी म्यांमार, ढाका है। और इसके बाद ये वाला जो देश बचा हुआ है इसका नाम है म्यांमार। नया राजधानी इसको नेपिटो, इसकी राजधानी नेपिटो बनाया गया है। तो इस तरह से हमारा पड़ोसी देश कितने हो गए? 9 गो पड़ोसी देश है। अब 9 पड़ोसी देश में मालदीव है, मालदीव का माले है। श्रीलंका, इसका राजधानी काबुल है। और इसके बाद कहेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है। इसके बाद कहेंगे बड़ा सा देश ऊपर सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश हमारा बांग्लादेश है। और दूसरा नंबर पर चीन आता है। तो इस तरह से कहेंगे ये लंबा सीमा साझा में है। और चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग बनाया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू को बनाया गया है। और म्यांमार की राजधानी नेपिटो, जो कि नया नाम बदला है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो इस तरह से हम क्या देखे हैं? 9 गो देश देखे हैं जो पड़ोसी और हमारे भारत के पड़ोसी। इसमें क्या आ जाता है? अब हम कहेंगे हमारा देश, यहाँ पर भारत, ये वाला देश हमारा देश है, इसका नाम क्या है? भारत है। तो भारत हमारा पड़ोसी देश है। भारत हमारा देश है, सॉरी। और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो हमें क्या करना है? क्रमबद्ध सारे देश को याद रखना है और इस देश में किसका स्थान कहाँ पर है, तो हम वो भी चर्चा करेंगे। तो हम छोटे से राज्य 13वां स्थान पर हासिल करने वाला राज्य क्षेत्रफल में, उस राज्य का नाम बिहार है। और हम बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा बिहार है। कुछ इंडियन मैप में यहाँ पे दिख रहा है, इंडियन मैप में यहाँ पर दिख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको यहाँ से राजधानी बनाया गया है, इसे राजधानी बनाया गया यहाँ। अब कहेंगे एक समय हुआ करता था जो बिहार क्या था? भारत की राजधानी थी। और पाटलिपुत्रा भारत का सबसे प्रसिद्ध और मगध जैसा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था।
अब आ जाते हैं हम बिहार को, देखते हैं। बिहार से पहले हम देख लेते हैं भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, उस रेखा का नाम क्या है? काराकोरम। तो काराकोरम ऐसे करके चलती है, ऐसे करके गुजरती है। काराकोरम जो हमारे बिहार में नहीं है। अब कहेंगे काराकोरम क्या है? काराकोरम कह लो यानी कर्क रेखा। काराकोरम तो हमारा पहाड़ है, यहाँ पे बसा हुआ है, यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा पृथ्वी के सतह पर 3 रेखा बांटा गया है जो पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटती है। पहला का नाम है कर्क रेखा, दूसरा का नाम है मकर रेखा और तीसरा का नाम है विषुवत रेखा। तो ये क्या है? कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा को भारत के 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक। तो एगो उत्तर भारत और एगो दक्षिण भारत। उत्तर भारत कहेंगे कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा, जैसे ये कर्क रेखा इसके ऊपर वाला हिस्सा को उत्तर भारत, और जैसे ही कर्क रेखा के नीचे वाले हिस्सा को दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। अभी कौन कौन राज्य से जाता है इस राज्य पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर कौन है? सबसे पहले जो यहाँ पर आ जाता है इस राज्य का नाम है गुजरात। क्या याद रखेंगे? गुजरात। सबसे पहले आने वाला गुजरात है, गुजरात है। अगला राज्य जो आता है उसका नाम है राजस्थान। अगला राज्य का नाम राजस्थान। उसके अगला राज्य जो आता है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अगला राज्य जो आता है उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के बाद जो अगला राज्य आता है उसका नाम है झारखंड। झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद जो अगला राज्य आता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो अगला राज्य आता है उसे हम कहते हैं त्रिपुरा और मणिपुर। मिजोरम एगो आता है, मिजोरम, और एगो आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो इस तरह से हमारा कितने राज्य होते हैं? 8 राज्य, जिस होकर के भारत के कर्क रेखा बीच से गुजरती है। अब कहेंगे हम बिहार को देखेंगे। तो बिहार हमारे कर्क रेखा के इर्द गिर्द है, इसलिए बिहार में गर्मी कुछ बढ़ जाती है, जबकि वहीं कश्मीर कर्क रेखा से काफ़ी दूर है, तो वहाँ ठंडा का माहौल ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक और बात है कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बर्फबारी कुछ अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ क्या है? ठंडी बढ़ी होती है। अब कहेंगे बिहार। तो हम थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। ये है बिहार, अपना बिहार। और इस बिहार में कहेंगे क्या? बिहार का क्षेत्र। तो एमपी, बिहार में कितने एमपी बनाए जाते हैं? एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये है 40। एमपी कितने हैं? 40। अगला कहेंगे एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ असेंबली लीडर। मेंबर ऑफ असेंबली लीडर, तो ये है 243। 243 बिहार में है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव हुआ है, तो 243 है, जिसमें एनडीए को कितना सीट मिली है? तो एनडीए को सीट मिली है 205 और 202 मिली है एनडीए को। बाकी किसको मिला है? तो बाकी अन्य इंडिया गठबंधन को मिला है। तो इस तरह से बिहार में चुनाव होता है और एक तरफा वोट जिस तरफ जाता है वहाँ एक तरफा वोट हो जाता है। चलो हम आगे देखते हैं अगला। तो ये एनडीए। अब कहेंगे बिहार में, कहेंगे तो बिहार में दिया गया है नगर निगम। तो नगर निगम कितने हैं? नगर निगम, नगर निगम टोटल दिया गया है 72 गो। टोटल 72 गो है नगर निगम है। इसके बाद अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल, अनुमंडल। तो अनुमंडल बिहार में 101 है। बिहार में कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। और बिहार में परमंडल कहेंगे, परमंडल। तो परमंडल कितने हैं? तो बिहार में 9 गो परमंडल यानी 9 गो कमिश्नरी है, ठीक है। अगला कहेंगे बिहार में सबसे घना शहर कौन सा है? बिहार का घना शहर, बिहार की घना शहर, घना शहर में आता है तो उसका नाम होगा पटना। बिहार का पटना जो है काफ़ी घना शहर है और बड़ा शहर में भी गिनती आता है। नंबर 1 पर क्या आ जाता है? पटना आता है। नंबर 2 पर चंपारण आता है। नंबर 3 पर दरभंगा आता है। नंबर 3 पर मुजफ्फरपुर। नंबर 4 पर दरभंगा आता है। तो इस तरह से क्या है, बिहार के
बिहार में पटना सबसे अव्वल नंबर पर है। अब कहेंगे बिहार में सबसे बड़ी समस्या, ठीक है, बड़ी समस्या है, तो ये है पहला नंबर में है बाढ़, जिसको हम उत्तर बिहार में कहते हैं। उत्तर बिहार में क्या है? बाढ़ है। और दक्षिण बिहार में क्या कहेंगे? सुखाड़ है। उत्तर बिहार में बाढ़ है। इस तरह से हम कुछ बिहार का मैप होती है, इस तरह से हम बिहार के मैप को देख लेते हैं। ये हमारा बिहार है, इस टाइप से चलता है बड़ा। और इस बीच में कहेंगे तब बीच से गुजरने वाली नदी का नाम है गंगा नदी। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बाढ़ से परेशान है, ऊपर वाला बाढ़ से परेशान है, और नीचे वाला ये वाला हिस्सा जो है ये सुखाड़ से परेशान है, सुखाड़। और बीच में जो बच गया वो आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद बिहार में बहुत ज्यादा होता है। बहुत अच्छा गाना निकला है और कहा जाता है कि आवन न बिहार में ठोकेम कट्टा कपार में। ये गलत है। ये क्या है? उस समय था, कट्टा के जमाना तो चलता था। कट्टा का मुंह का नाली जो होता है एक गोली से दोबारा उसमें चलाइए नहीं सकते हैं, और अब उसकी जरूरत नहीं है। अब बड़ी बड़ी क्या आ गई है? तोप गोला आ गई है, ठीक है। तो ये कहेंगे एक तरह से आतंक से परेशान है। उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में भी सुखाड़ है, बचा हुआ आतंकवाद से परेशान है। ये हमारा बिहार है। अब कहेंगे जब कोसी नदी के पानी नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है तो घर मकान द्वार सब कुछ दह जाता है। इसलिए पत्नी भी कहती है कि लागल लागल सजन धक्का चलल कलकत्ता चलल जाए। और हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है? गंगा नदी जब कलकत्ता लेके चल जाता है तो हम लोग को पीछे पीछे कलकत्ता सेली टोपी लेकर के पहुँचना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, ठीक। क्योंकि बिहार में कोई रोजगार और फैक्ट्री तो बहुत कम मात्रा में है। अतः इसलिए हम क्या कहेंगे? बिहार। तो बिहार क्या है? बिहार में बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला नंबर बाढ़ है। सबसे पहला बाढ़, क्योंकि उत्तर बिहार अगर डेवलप हो जाता, तो उत्तर बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा घनी है, जबकि दक्षिण बिहार में कम है। लेकिन यहाँ पर सुखाड़ की समस्या बनी हुई है। अगर बांध का निर्माण प्रत्येक नदी पर किया जाए तो बाढ़ से क्या मिल सकता है? राहत मिल सकता है। और लोग को खेती बाड़ी में एक तरह से कहा जाता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का जड़ है कृषि। क्या है? कृषि। क्योंकि खेल मैदान को झपने के लिए वाटर प्रूफ पंडाल होता है, लेकिन किसान का अन्न जिससे देश चलता है वह अगर सड़ जाता है तो झकने के लिए पन्नी तक नसीब नहीं होता है। तो इससे सबसे बड़ा जड़ क्या है? कृषि। अभी बिहार में कुछ दिन पहले वर्षा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ? पूरी फसल डूब गई और पानी के अंदर उसमें जन्म दे दिया, यानी नए पौधे को जन्म दे दिया, तैयार फसल। अब वह बनिया जो आता है, पैकार जिसको हम कहते हैं, वह आता है और पैकार कहता है कि इतना सड़ गया, बर्बाद हो गया, फिर ये में हमरा देना दीजिए, अंतो तक फेंक में कीजिएगा। मतलब किसान का 6 महीना का मेहनत वह फ्री और मुफ्त में मांग रहा है कि 6 महीना आपने इस पर जो खर्चा किया, मेहनत किया, वो सारे के सारे पैसा आप मुझे मुफ्त में दे दीजिए, क्योंकि ऐसे इसे फेंकिएगा सो हम ही को दे दीजिए, हम फ्री में ले जा करके इससे कुछ कमा लेंगे। यानी किसान का मेहनत उसमें देखा नहीं, और यानी व्यापारी लोग जो आते हैं तो मुफ्त में उसे मांगने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार में अगर लगाया जाता है, जिस तरह से पंजाब में, अन्य राज्य में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर बिहार में यह एमएसपी लगाया जाता तो बिहार का किसान को भी आज बड़ा हाल होता। अगर एक बार पंजाब में बाढ़ आया है तो लोग इतना परेशान है, पूरा देश परेशान है पंजाब के लिए, लेकिन बिहार में हर साल बाढ़ आता है, इसके लिए किसी को टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार की आबादी नहीं है, यह एक जानवर के कैटेगरी में बिहार को रखा गया है। बिहार को कहाँ रखा गया है? जानवर के कैटेगरी में। इंसान यानी पहले जिस तरह से अंग्रेज व्यवहार करते हैं, अभी का नेता लोग बिहार को वही समझ रहे हैं। जिस तरह पहले इंसान का वैल्यू जानवर से कम हुआ करता था, पहले कोल्हू में जो तेल पेरा जाता था तो जानवर, बैल और अन्य जानवर को खोल के इंसान को जोड़ दिया जाता था और कहा इंसान तुम इसे तेल निकालोगे। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंसान को, जो कैदी लोग होते थे, उसको क्या किया जाता था? जेल में उससे तेल निकाला जाता था और इतना हार्ड वर्क देता था, खाने के नाम पर तो कुछ भी नहीं। तो एमएसपी क्या होना चाहिए? बिहार में भी लागू होना चाहिए।